दोस्तों, हमने बैंक रॉबरी की आपको कई सारी कहानियां सुनाई जिनमें रॉबर्स बैंक लूटने या फिर चोरी करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुनिया में कहीं भी बैंक रॉबरी या फिर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है तो भले चोरी करने के तरीके अलग हों, लेकिन हर चोरी में एक चीज़ कॉमन होती है। जब भी कोई चोर किसी चोरी की घटना को अंजाम देता है तो पहला काम उसका यही होता है कि उसे कोई देखे नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर चोरी करते पकड़ा गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही वजह है कि दुनिया का हर चोर चोरी से पहले कई बार सोचता है। एक परफेक्ट चोरी के लिए तरह तरह के दिमाग लगाता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता, फिर भी जब वो चोरी करने के लिए जाता है तो एकदम चौकन्ना होता है और वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिसकी वजह से पकड़ा जाए। वो फटाफट अपने काम को अंजाम देता है और वहाँ से निकल लेता है। कुल मिलाकर एक चोर चोरी करते समय पूरी तरह चौकन्ना और एक्टिव होता है और जितनी जल्द हो सके चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से निकलना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे चोर की कहानी सुनी जो एक नंबर का सुस्त, काहिल और आलसी हो? जब वो चोरी करने के लिए जाए तो हर एक काम को बड़े आराम से अंजाम दे। चोरी करते समय उसे ऐसा लगे जैसे वो चोरी करने नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी बजाने आया हो। बड़े आराम से वो बैंक पहुंचे, घंटा 2 घंटा काम करे। इस दरमियान अगर वो थक जाए तो बैंक से निकले और सीधा अपने घर पहुंच जाए। घर जाकर खाना पीना खाए, थोड़ी देर आराम करे और फिर बैंक पहुंचकर अपने काम पर लग जाए। और इस तरह 3 दिनों तक उसका बैंक में आना जाना लगा रहे। ज़रूरत पड़ने पर वो बैंक का वॉशरूम और टॉयलेट भी यूज़ कर ले। कभी कभी बैंक में बैठकर खाना भी खा ले। मतलब एक ऐसा सुस्त और आलसी चोर जिसे पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं। हालांकि उसे ये भी पता है कि बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो हमारी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है, बट फिर भी वो हर काम को बड़े आराम से अंजाम देता रहे। कुल मिलाकर आज हम जिस चोर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जब आप इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई बंदा इतना भी फ्री और बेफिक्र हो सकता है। इस चोर की कहानी सुनकर हंसी भी आएगी तो दूसरी तरफ अफसोस भी होगा। एक चोर परफेक्ट चोरी के लिए हर तरह के नुस्खे इस्तेमाल करता है, लेकिन एक चोर चाहे जितना दिमाग लगा ले, एक न एक दिन वो पकड़ा जरूर जाता है। इसी बैंक रॉबरी की कहानियों में हमने आपको एक ऐसी भी कहानी सुनाई थी जब एक चोर बेल्जियम के डायमंड सेंटर से 8 अरब के हीरे की चोरी करता है। हालांकि इस चोरी में वो पकड़ा न जाए, उसकी चोरी एक परफेक्ट चोरी हो, उसके लिए वो 3 साल पहले से प्लान बनाना शुरू कर देता है। चोरी से पहले वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च भी करता है, लेकिन बावजूद इसके वो पकड़ा जाता है। तो जो चोर 3 साल तक प्लानिंग करने के बाद भी अगर पकड़ा जाए तो जिस चोर को पकड़े जाने का डर ही नहीं हो, वो पुलिस की गिरफ्त से कैसे बच सकता है? और जब ये चोर पकड़ा जाता है, लोगों के सामने इसकी हकीकत खुलती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा ये चोर है। कहानी आज से 9 साल पुरानी यानी 2015 की है। कहानी की सरजमीन है गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक जगह है जिसका नाम है मुरादपुर। इसी मुरादपुर शहर में एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी गाजियाबाद का रहने वाला 37 साल का जवान, जिसे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी और वो भी फ़ौरन, वो लोगों से उधार मांगना शुरू करता है, लेकिन उसे कोई भी शख्स उधार नहीं देता। पैसे उसे हर हाल में चाहिए थे और यहीं से वो दिमाग दौड़ाना शुरू करता है कि आखिर ऐसा किया क्या जाए जो कम वक्त में बहुत सारे पैसे कमा लिए जाएं। वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचता रहा, बट उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक रोज़ वो किसी बैंक के पास से गुजर रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, यानी बैंक लूटने का। वो मन ही मन सोचता है कि जितने पैसे हमें चाहिए, हम चाहे कोई भी काम कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, इतनी जल्दी हमें इतने पैसे मिलेंगे नहीं। अगर जल्दी से पैसे चाहिए तो बस एक ही तरीका है, बस एक बड़ा हाथ मारो और ज़िंदगी भर ऐश मौज से खाते पीते रहो। अब उसने बैंक लूटने के लिए दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि कैसे किसी भी बैंक को लूटा जाता है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी होती हैं। अब किसी भी बैंक को लूटने के लिए सबसे पहला काम था किसी बैंक को सेलेक्ट करना ताकि उससे आगे की प्लानिंग की जा सके। उसने अलग अलग बैंकों की रैकी की। कुछ बैंक ऐसे भी मिले जहां का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी लूज था। आबादी के एतबार से भी वो जगह काफ़ी सुनसान थी, बट फिर भी इन्हें पसंद नहीं आया। उसने एक के बाद एक बैंक देखा, लेकिन पसंद कोई नहीं आया। चूँकि बंदा पढ़ा लिखा था, चोरी से पहले पूरा रिसर्च किया था और शायद उसके रिसर्च के मुताबिक कोई बैंक मिल नहीं रहा था, और यही वजह है जो उसने इतने सारे बैंकों को रिजेक्ट कर दिया। खैर, बैंक ढूंढने का काम जारी रहा और इसी गाजियाबाद के मुरादपुर शहर में उसे एक बैंक दिखा। बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहली नज़र में ही बैंक पसंद आ गया। मुरादपुर में मौजूद ये बैंक ग्राउंड फ्लोर पर बना था। बैंक के ऊपर कोई बिल्डिंग और मकान नहीं बल्कि खाली छत थी।
इस बैंक से सटे कुछ लोगों के घर भी थे। अब बैंक सेलेक्ट करने के बाद आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना शुरू किया। बाकायदा ये महीने भर इस बैंक की रैकी भी करता रहा। इस रैकी के दौरान ये बैंक के बारे में जानकारियां इकट्ठी करते रहे। ये किसी न किसी बहाने से रोज़ बैंक चला जाता। इस दरमियान ये पता लगाने की कोशिश करता कि बैंक कितने बजे खुलता है, कितने से कितने बजे तक खुला रहता है, शाम को कितने बजे बंद होता है, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, दिन में कितने गार्ड होते हैं और रात के वक्त कितने होते हैं, और सबसे बढ़कर बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम किधर है, यानी वो जगह जहाँ तमाम कैश रखे जाते हैं। उसने बैंक की एक एक चीज़ को बारीकी से समझा और करीब महीने भर रैकी करने के बाद जब बैंक के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर लिया, फिर उसने आगे प्लान बनाना शुरू किया। सबसे बड़ा चैलेंज था बैंक में एंट्री करना। अब बैंक में एंट्री करने के उसने कई तरीके सोचे। सबसे पहले उसने सोचा सुरंग बनाकर बैंक में एंट्री किया जाए, बट सुरंग बनाना एक मुश्किल काम था। फिर उसने सोचा बैंक की दीवार काट कर एंट्री करूं, लेकिन चूंकि इस बैंक से सटे दोनों तरफ मकान थे, आगे से होल बना नहीं सकते थे, क्योंकि बैंक के आगे 24 घंटे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते थे और बैंक के पीछे एक तालाब था जिसमें पानी भरा होता था। अब बैंक में एंट्री के लिए बस एक ही ऑप्शन बचा था, बैंक की छत से अंदर दाखिल होना। वो चुपके से बगल वाले घर के जरिए बैंक की छत पर पहुंचता है, अच्छी तरह छत का मुआयना करता है और फिर अपने घर पहुंच जाता है। अब उसने बैंक सेलेक्ट कर लिया, बैंक की अच्छी तरह रैकी भी कर लिया, बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम किधर है, कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं। तमाम जानकारियां इकट्ठी करने के बाद अब उसने ये सोचना शुरू किया कि इस चोरी को कब, कैसे और किस तारीख को अंजाम दिया जाए। चोरी के लिए सही तारीख चुनना भी रॉबरी का अहम हिस्सा था। जाहिर सी बात है, बैंक में चोरी के लिए समय चाहिए। बैंक की छत में होल बनाना है, कई सारे लॉकर तोड़ने हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। तो इसके लिए ऐसे दिन को चुनना पड़ेगा जब बैंक में लंबी छुट्टी हो। उसने कैलेंडर उठाया और नज़र दौड़ाना शुरू किया। कैलेंडर में बहुत सारे डेट देखे, पसंद नहीं आया, और तभी अगस्त के महीने की एक तारीख पर उसकी नज़र टिक गई, और वो तारीख थी 15 अगस्त 2015 की। 2015 में 14 अगस्त को फ्राइडे पर रहा था, सैटरडे को 15 अगस्त था, 16 अगस्त को संडे था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 अगस्त सैटरडे की शाम जब बैंक बंद होता तो 15 और 16 2 दिन बैंक बंद होता। 17 अगस्त की सुबह 9 बजे बैंक खोला जाता, मतलब 3 दिन बैंक में लगातार छुट्टी होती और किसी भी चोरी को अंजाम देने के लिए 3 दिन का समय काफ़ी होता है। अब उसने फैसला कर लिया कि 14 अगस्त की शाम से लेकर 17 अगस्त की सुबह तक इस चोरी को अंजाम देगा। चोरी के लिए बैंक भी सेलेक्ट कर लिया, चोरी की तारीख भी तय कर लिया, तमाम औजार भी इकट्ठे कर लिए, और अब तारीख आती है 14 अगस्त 2015 की। 14 अगस्त की शाम 4 बजे बैंक बंद होता है, तमाम स्टाफ अपने अपने घर चले जाते हैं और ये रात होने का इंतज़ार करने लगता है। रात करीब 9 बजे छत में होल बनाने के कुछ औजार अपने साथ लेकर बैंक पहुंचता है। बगल वाले घर के जरिए बैंक की छत पर पहुंचता है और इत्मीनान से बैठकर छत में सुराख बनाना शुरू करता है। करीब 2 घंटे तक काट छांट करने के बाद वो इतना बड़ा होल तैयार कर देता है जिससे एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सके। लेकिन यहाँ एक दिक्कत और थी, चूँकि बैंक के छत की ऊंचाई काफ़ी थी। अगरचे वो बैंक की छत में होल बना चुका था, लेकिन होल के जरिए डायरेक्ट बैंक के अंदर दाखिल होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ तो थी नहीं, और बिना सीढ़ियों के डायरेक्ट बैंक में उतरता तो चोट भी लग सकती थी, हाथ पाँव भी टूट सकते थे। लेकिन उसने इसके बारे में भी पहले से सोच रखा था। जब वो घर से बैंक के लिए निकला तो बाकी औजार के साथ एक मजबूत रस्सी भी अपने साथ रख लिया। होल बनाने के बाद होल के एक किनारे में छत में जो लोहे के रड लगे थे, उसी रड में रस्सी को बांध दिया और उसी के सहारे सीधा बैंक में उतर गया। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले उसने अंदर की लाइट ऑन किया, फिर बारीकी से एक एक चीज़ को समझना शुरू किया। उसका मेन फोकस था स्ट्रॉन्ग रूम पर, कि स्ट्रॉन्ग रूम के लॉकर को किस तरह तोड़ा जाए। वह स्ट्रॉन्ग रूम के सामने खड़े होकर बारीकी से एक एक चीज़ को समझता रहा। करीब घंटा 1.5 घंटा तक बैंक में घूमने के बाद जब उसकी समझ में आ गया कि आगे क्या करना है, तब उसने बैंक की तमाम लाइटें ऑफ किया और उसी रस्सी के जरिए बाहर आ गया। रात 9 बजे वो बैंक पहुंचा था और इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। वो तेज कदमों से अपने घर पहुंचा और खाना पीना खाकर आराम से सो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ड्यूटी से वापस आया हो, बहुत ज़्यादा थक गया हो और खाना पीना खाकर सो गया हो। 15 अगस्त सुबह वो 5 बजे उठता है और औजार लेकर बैंक पहुंचता है, जिनमें लॉकर तोड़ने के तमाम औजार थे। बैंक के अंदर दाखिल होता है और अब लॉकर तोड़ना शुरू करता है। वो एक एक कर कई सारे लॉकर तोड़ता है और जब थक जाता है बैंक में ही आराम से सो जाता है।
कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। 15 अगस्त दिन भर वो बैंक में ही बिताता है। अंधेरा होने के बाद वो बैंक से निकलता है, खाना पीना खाता है और फिर रात 11 बजे वो बैंक पहुंच जाता है, तोड़फोड़ करता है और इस बार वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लाता है। वो तोड़फोड़ करता रहता और जब थक जाता और उसे भूख लगती तो बैंक में बैठकर खाना भी खा लेता। इस दरमियान बैंक का वॉशरूम और टॉयलेट भी यूज़ कर लेता। उसे ये भी पता था कि बैंक के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसमें उसकी तमाम हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं और इन फुटेज की मदद से वो पकड़ा भी जाएगा, लेकिन फिर भी उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसके दिमाग में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि वो चोरी करने के लिए आया है। बस उसे ये लग रहा था कि बैंक में जाकर तोड़फोड़ करना उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है और इसीलिए वो हर काम को बड़े इत्मीनान से अंजाम दे रहा था। खैर, 16 अगस्त की सुबह 4 बजे वो अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अब शाम होने का इंतज़ार करने लगता है। ये बैंक की छुट्टी का आखिरी दिन था। 17 अगस्त को सुबह सुबह बैंक खुल जाता। अब उसने फैसला किया कि आज रात वो ज़रूर अपने मकसद को पूरा कर लेगा। शाम होने का इंतज़ार करने लगा। इधर 3 दिनों से एक शख्स बैंक में आना जाना लगा रखा है, लेकिन बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं। अब रात 9 बजे वो एक बार फिर बैंक पहुंचता है। उसके पास सिर्फ 8 से 10 घंटे बचे थे और इसी दरमियान चोरी करके उसे बैंक से निकलना भी था। हालांकि इन 3 दिनों में उसने स्ट्रॉन्ग रूम के लगभग तमाम लॉकर तोड़ दिए थे। उसका पूरा प्लान ये था कि रात 1 बजे तक वो तमाम पैसे लेकर बैंक से निकल जाएगा, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे एक एटीएम भी था, जिस एटीएम की दीवार बैंक की दीवार से सटी हुई थी। 16 अगस्त की रात 11:30 बजे एक शख्स इसी एटीएम में पैसे निकालने आता है। जब वो एटीएम में दाखिल होता है, चूंकि रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, तो उसे कुछ खटपट की आवाज़ें सुनाई देती है। वो सोचता है इतनी रात को ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। उसे शक होता है। वो एटीएम से बाहर निकलता है तो आवाज़ों का आना बंद हो जाता है। वो फिर एटीएम में जाता है, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो आदमी अपने कानों को उस दीवार की तरफ लगाता है जिस तरफ बैंक था, तो आवाज़ कुछ तेज़ हो जाती है। वो सोचता है ये क्या है, इतनी रात को बैंक से आवाज़ आ रही है जबकि बैंक में ताला भी लगा है। वो बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि अंदर कोई है। गार्ड बोलता है नहीं तो, बैंक तो 3 दिनों से बंद पड़ा है। उसे अब पहली बार लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो शख्स तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस बैंक पहुंचती है। ये शख्स वहीं खड़ा था। पुलिस एटीएम के अंदर दाखिल होती है तो खटपट की आवाज़ें पुलिस को भी सुनाई देती हैं, जिसके बाद पुलिस बैंक मैनेजर को फ़ोन करती है। कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगा लेती है कि पता नहीं अंदर कितने लोग हैं, उनके पास हथियार भी हो सकता है। रात 12 बजे मैनेजर बैंक पहुंचता है। अब सवाल ये है कि बैंक में दाखिल कैसे हुआ जाए। कहीं अंदर ज़्यादा लोग हुए और उनके पास हथियार हुआ तो, लेकिन अंदर जाना ज़रूरी भी था। मैनेजर बैंक का ताला खोलता है। कुछ पुलिस वाले हाथ में बंदूक लेकर धीरे धीरे बैंक के अंदर जाते हैं। बैंक की सारी लाइटें जल रही हैं। जब पुलिस स्ट्रॉन्ग रूम के पास पहुंचती है तो देखती है कि एक शख्स फर्श पर ही दीवार से टेक लगाकर बैठा है। अब जैसे वो शख्स पुलिस को देखता है, घबरा जाता है। पुलिस फौरन उसे अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस देखती है कि बैंक की फर्श पर खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट्स के छिलके, कुछ पानी के बोतल वगैरह पड़ी हैं। अब पुलिस चोर साहब को थाने लेकर आती है और जब तसल्ली से पूछताछ करती है तब वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है और जब उसकी कहानी लोगों के सामने आती है तो हर कोई दंग रह जाता है। बैंक में चोरी करने वाले शख्स का नाम था दीपक मंदरवाल, जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसे गुरुग्राम में एक प्रोजेक्ट मिला था और उसी प्रोजेक्ट पर वो काम भी कर रहा था, लेकिन उसके काम में उसे नुकसान हो गया। उसका प्रोजेक्ट भी डूब गया। लोगों से उसने बहुत से उधार ले लिए। काम धंधा चला नहीं। दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती गई। लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए, पैसे हाथ में थे नहीं। उसने कर्ज भी लेना चाहा, लेकिन किसी ने दिया नहीं। उसने लोन के लिए कई सारे बैंक में अप्लाई किया, लेकिन उसे लोन भी नहीं मिला। और फिर वो जल्द से जल्द पैसे कमाने के तरीक़े के बारे में सोचने लगा और तभी उसके जहन में आइडिया आया बैंक रॉबरी का। चूँकि वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसे काट छाँट करना अच्छी तरह आता था। उसका पूरा मंसूबा प्लान के मुताबिक चल रहा था और अगर 16 अगस्त की रात वो शख्स पैसे निकालने के लिए एटीएम नहीं आता तो शायद दीपक अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता। लेकिन मुजरिम चाहे जितना भी शातिर हो, उससे कहीं न कहीं चूक हो ही जाती है और उससे भी 1-2 गलती हो गई।
उसने ये नहीं सोचा कि बैंक अगरचे बंद है लेकिन एटीएम तो खुला है और एटीएम में कोई शख्स किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है और अंदर जो काट छांट चल रहा है उसकी आवाज़ें बाहर भी आ सकती है, क्योंकि जब दिन के वक्त वो तोड़ फोड़ करता था तो खटपट की आवाज़ें लोगों के शोर शराबे और भीड़ भाड़ होने की वजह से छुप जाया करती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में ये आवाज़ें थोड़ी बहुत बाहर भी आ जाया करती थी। दूसरी गलती ये हुई कि जब आप चोरी करने गए हैं तो जितनी जल्दी हो आप अपने काम को अंजाम दीजिए और निकल लीजिए। ये क्या 3 दिनों तक सुबह शाम बैंक जाना, एकदम इत्मीनान और सुकून से तोड़ फोड़ करना, अपने साथ खाना पानी और दूसरी चीज़ें ले जाना। चोरी करने गए हो या घर बनाने। खैर, इंजीनियर साहब को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट के आदेश पर वो अपनी सज़ा काटने जेल चले जाते हैं। सो किसी भी बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। चोरी करना एक क्राइम है, चाहे वजह जो भी हो, और चोरी करने वाले के साथ मुजरिमों जैसा ही सुलूक किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे आलसी चोर के एक नाकाम चोरी की पूरी कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।